विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार कल हुआ समाप्त। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां गंतव्य स्थलों के लिए रवाना। प्रदेश के 16 जिलों में 20 फरवरी को होगा तीसरे चरण का मतदान। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए किए लुभावने वादे। विधानसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए प्रचार कार्य हुआ तेज। भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा के अलावा अन्य छोटे दलों के नेताओं ने भी लोगों के बीच जाकर किया प्रचार। और विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता बढ़ाने और 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। दिव्यांगजन अपने घर पर ही कर सकेंगे मतदान। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों के लिए प्रचार कार्य कल शाम समाप्त हो गया है। आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जमकर प्रचार किया। इन जिलों में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों को गंतव्य के लिए रवाना किया जा रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के तहत शुक्रवार को एक और यूपी के तीसरे चरण के लिए प्रचार का काम पूरा हो गया, तो साथ ही पंजाब की सभी 117 सीटों के लिए भी प्रचार संपन्न हो गया। पंजाब की सभी सीटों और यूपी के तीसरे चरण की 59 सीटों पर रविवार को मतदान होगा। सबसे पहले बात पंजाब की, जहां पूरे राज्य में रविवार को मतदान होना है। पंजाब की 117 सीटों के लिए शुक्रवार शाम प्रचार खत्म हो गया। आखिरी दिन तमाम दिग्गजों ने मतदाताओं तक पहुंचकर पार्टी के लिए वोट मांगे। राज्य में कांग्रेस, एनडीए और आम आदमी पार्टी के साथ ही शिरोमणि अकाली दल बादल के नेताओं ने रैलियां करके जनता से वोट मांगे। तमाम दलों ने घर घर जाकर भी मतदाताओं से संपर्क साधा। राज्य में रविवार को करीब 2 करोड़ 14 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव में कुल 1304 उम्मीदवार हैं, जिसमें 1209 पुरुष और 94 महिलाएं हैं। जो प्रमुख उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और आप नेता भगवंत मान प्रमुख हैं। बात यूपी की करें तो राज्य में 2 चरणों में 113 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब राज्य में 16 जिलों की 59 सीटों पर तीसरे चरण के तहत 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के लिए शाम 5 बजे प्रचार थम गया। आखिरी दिन तमाम दिग्गजों ने मतदाताओं तक पहुंचकर पार्टी के लिए वोट मांगे। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट मांगे, तो सपा की ओर से कमान संभाली पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने। बसपा, कांग्रेस के साथ ही छोटे दलों ने भी जमकर प्रचार किया। इस चरण में कानपुर नगर की 10 सीटों, कानपुर देहात, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और झांसी की 4-4 सीटों, फिरोजाबाद की 5 सीट, हाथरस, कासगंज, कन्नौज, इटावा, जालौन और औरैया की 3-3 सीटों, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 2-2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें 2 करोड़ 16 लाख मतदाता 627 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी मतदान कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। आयोग ने कल तीसरे चरण के मतदान वाले जिलों के अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और चुनाव तैयारियों को परखा। तीसरे चरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनसे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मुकाबला कर रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना कानपुर की महाराजपुर, रामनरेश अग्निहोत्री मैनपुरी के भावगांव और नीलिमा कटियार कल्याणपुर से चुनाव मैदान में है। शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर प्रचार पूरा हो गया है और अब इंतजार है मतदाताओं के फैसले का। उत्तर प्रदेश में बाकी चरणों के लिए प्रचार का काम तेज हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ, तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयोध्या में रैलियां की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली की, तो सपा बसपा का भी प्रचार जारी है। यूपी में 2 चरणों का मतदान संपन्न होने और तीसरे चरण का प्रचार खत्म होने के बाद बाकी चरणों के लिए प्रचार का काम तेज हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5वें चरण के चुनाव का प्रचार रामनगरी अयोध्या से शुरू किया। रैली में जेपी नड्डा ने राहुल गांधी व सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निशाने पर रखा। वहीं केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की विस्तार से चर्चा भी की।
जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव के समर्थन में उनके पिता मुलायम सिंह यादव के जनसभा करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने अपने पूज्य पिताजी को जनसभा के लिए ले गए, जो अपने आप में संदेश दे रहा है कि अखिलेश यादव प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपने विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पूज्य पिताजी जनसभा के लिए चले गए, इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी की जमीन ढीली हुई है। ये ठीक है, एक राजनीतिक वातावरण बनाया गया, ये ठीक है, कोर्ट का फैसला आया, सर्वसम्मति है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कौन राजनीतिक दल खड़ा रहा? क्या कांग्रेस खड़ी रही? विरोध। क्या सपा खड़े रहे? विरोध। और आज वोट मांगने के लिए मुझे हंसी भी आती है, आपको पता लगा अखिलेश जी हनुमान मंदिर में है और घंटी में जा रहे हैं। अरे घंटी में से क्या होगा? अब प्रस्ताव हो गया तो पीढ़ियां चुके थे। वहीं रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रैलियां की। राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार राज्य का विकास तेजी से कर रही है। कोई कहे कैसे हम आपकी बात मान लें, तो उनसे कहिए कि 2014 का हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देखो, 2019 का हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देखो, उत्तर प्रदेश का 2017 का इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देखो। जो हमने कहा वह करके दिखाया। एक भी यदि हमारा वादा पूरा नहीं हुआ होगा तो हम जनता के सामने शीश झुकाकर क्षमा याचना कर लेंगे मेरे बहनों भाई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव और लखनऊ में रैलियां की। योगी ने लोगों से कहा कि जातिवादी और आतंक समर्थक नेताओं को कंट्रोल करना आपका काम है, ये काम वोट की चोट से आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल में यूपी में एक भी दंगा न होना उनकी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। गुजरात में 2008 में एक सीरियल ब्लास्ट हुए थे, दर्जनों लोग मारे गए थे और उस सीरियल ब्लास्ट के आतंकियों का संबंध कहां से था? उनमें से कुछ का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से था और आजमगढ़ से जुड़े हुए उन आतंकवादियों का आज जब वहां की न्यायालय ने फैसला दिया है, कुछ आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है, कुछ को आजीवन कारावास की हुई है। और आप आश्चर्य करेंगे कि जिन आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है उनमें से कुछ के संबंध समाजवादी पार्टी से भी हैं, उनके परिवार के लोगों के संबंध। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने वर्चुअल रैली की और पार्टी को सत्ता में लाने की अपील की। जितने भी राजनीतिक दल हैं वही एक ही बिसात पर खेल रहे हैं। आपसे जब ये वोट मांगने आते हैं, बातें करने आती हैं, तो कैसी बातें करते हैं? सांप्रदायिकता की बातें करते हैं, जाति के आधार पर आपके जज्बातों को उभारने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी की रैलियों का सिलसिला भी जारी है। सपा की ओर से अखिलेश यादव तो बीएसपी की ओर से मायावती रैलियां कर रही हैं। प्रचार जोरों पर है तो फैसला जनता के हाथ में है, जो 10 मार्च को ही पता चलेगा। चौथे चरण के मतदान को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव जनपद के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। जिले के भगवंत नगर में आयोजित चुनावी सभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर नागरिक को सुरक्षा देने का कार्य हमारी प्रतिबद्धता है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने 47,50,000 लोगों को मकान दिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का कार्य कर रही है। 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर दर्जनों कस्बे 5 साल पहले ऐसे थे जहां से व्यापारी पलायन कर रहे थे। 5 सालों में वे सभी व्यापारी वापस आकर के अपना कारोबार कर रहे हैं। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण प्रदेश के अंदर हुआ और इस कानून के राज का मतलब आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। कानून के राज का मतलब प्रदेश के अंदर निवेश का बढ़ना, निवेश का मतलब उद्योग का लगना, उद्योग का मतलब नौजवानों को रोजगार मिलना और नौजवानों को रोजगार का मतलब प्रदेश आर्थिक विकास की पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रतिज्ञा वर्चुअल महारैली को संबोधित किया। यह रैली प्रदेश के 500 स्थानों पर आयोजित की गई। अपने संबोधन में उन्होंने किसान, महिला सुरक्षा, गरीबी और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। रखी हुई है, जिससे भी मैं मिली उनकी एक बड़ी बड़ी समस्या थी।
नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। तमाम नौजवान बेरोजगार हैं। किसी भी शहर में जाएं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप जैसे माता पिता ने उनको मेहनत से अपने खून पसीने से कमाकर उनको पढ़ाया, क्वालिफिकेशंस हैं, कोई ITI पास है, किसी ने BA की है, किसी ने MA की है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से किसानों से मिली, किसानों से पता चलता है कि उनकी रोजी रोटी कमानी मुश्किल हो गई है। ललितपुर में गई, वहां पे ऐसे किसान के परिवार मिले जिनके कमाने वाले, जिनके पिता, जिनके पति खाद की लाइन में खड़े खड़े गुजर गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को रायबरेली के 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की जनता से अपील की। प्रमोद तिवारी ने कहा कि रायबरेली में जो भी विकास कार्य दिख रहा है सोनिया गांधी और कांग्रेस की देन है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार भी किए। रायबरेली में जब घुसो तो सबसे पहले अगर 4 लेन कहीं मिलती है तो बछरावन मिलती है, और लखनऊ को जो मिली हुई वो तो सोनिया गांधी की कृपा से मिली है ना। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जालौन जिले के बाधोगढ़ में जनता से रूबरू हुए। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि भाजपा ने किसानों और नौजवानों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने जनता को आश्वासन दिलाया कि सपा सरकार बनने पर युवाओं, किसानों और बेरोजगारों को योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाएगा। इस दौरान मंच पर जालौन के तीनों विधानसभाओं के प्रत्याशी मौजूद रहे। बगल में ही बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका मैंने सुना। उन्होंने कहा कि उन्होंने न जाने क्या क्या बुंदेलखंड को दे दिया है। बताओ बुंदेलखंड के भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, क्या मिल गया आपको? क्या आपकी आय दोगुनी हो गई? आप इनका घोषणा पत्र उठा करके देखिए। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि किसानों की 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। बताएं हमारे किसान भाई, आय किसी की दोगुनी हो गई हो? और जो सरकारी खरीद में जो कीमत मिलनी चाहिए थी आपकी फसल को, MSP, ये सरकार MSP भी नहीं दिलवा पाई। धान की लूट हो गई और कमाई आदि कर दी। महंगाई इतनी बड़ी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उन्होंने कानपुर में भी समाजवादी विजय यात्रा की। कानपुर जनपद में 20 फरवरी को मतदान किया जाएगा। जालौन में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सपा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा और भाजपा को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया। ओवैसी जन अधिकार पार्टी गठबंधन के माधोगढ़ विधानसभा प्रत्याशी मूल शरण कुशवाहा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने लोगों से इस चुनाव में जन अधिकार पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। सपा, बीजेपी, ये एक सिक्के के 2 रुपए याद रखिए आप। अखिलेश और योगी, ऐसा लगता है कि 2 बिछड़े हुए भाई हैं। दोनों की मानसिकता एक ही है। दोनों गुरूर और तकब्बुर, अहंकार से डूबे हुए हैं। दोनों अपने आप को नेता नहीं बल्कि बादशाह सलामत समझते हैं। जनपद इटावा में तीसरे चरण में चुनाव होना है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कराई जा सके, इसके लिए शासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। विधानसभा निर्वाचन को निष्पक्ष
और भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के संबंध में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि जनपद में 303 इंस्पेक्टर, 1584 हेड कांस्टेबल के अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। जनपद के 962 मतदान केंद्रों में से दूर दराज के बीहड़ इलाके एवं 798 संवेदनशील बूथों पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। इटावा में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक सदर है, दूसरा भरथना सुरक्षित है और जसवंत नगर विधानसभा। तीनों बूथ जितने विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ एसडीएम और सीओ और संबंधित थाने के एसओ इंस्पेक्टर सभी मतदान केंद्र का भ्रमण कर चुके हैं। मैं और डीएम साहब, एसपी सिटी, एसपी आरए, इन लोगों ने भी भ्रमण किया है। जो भी क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं वहाँ संवेदनशीलता को कम करने के लिए हमको 6 कंपनी पैरामिलिट्री की फोर्स मिली हुई थी। एरिया डोमिनेशन कराया गया है। लोगों को भयमुक्त होकर के मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसी प्रकार की कोई घटना न होने पाए इसका भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। जहां पर बैलेट बॉक्स रखा जाएगा उसका हम लोगों ने भ्रमण कर लिया है। वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाएगी। इसके अलावा पूरे समय में हम लोग लगातार गश्त करवा रहे हैं। भारत सरकार की कायाकल्प योजना के तहत घोषित किए गए पुरस्कारों में राजधानी लखनऊ के लोक बंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस संयुक्त चिकित्सालय के रूप में प्रदेश में पहला स्थान इसने प्राप्त किया है। कायाकल्प का असेसमेंट अक्टूबर माह में किया गया था। इस पुरस्कार के तहत अस्पताल को 6 लाख रुपए प्राप्त होंगे। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर दीपा त्यागी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसके सक्सेना ने अस्पताल के समस्त कर्मचारियों को बधाई दी और उम्मीद की है कि भविष्य में सब लोगों का साथ ऐसे ही मिलता रहेगा। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया, लोक बंधु अस्पताल का राष्ट्रीय स्तर का असेसमेंट विगत वर्ष मार्च को निर्धारित हुआ था। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि इस पुरस्कार से अस्पताल के कर्मचारियों को बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। कायाकल्प साफ सफाई और मरीजों की संतुष्टि का एक पैमाना होता है जो कि भारत सरकार ने 2015 से शुरू किया था। उसी क्रम में लोक बंधु अस्पताल ने लखनऊ मंडल में पहला स्थान हासिल किया है और संयुक्त चिकित्सालय के रूप में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इस क्रम में हम लोगों को 6 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी, जिसका 25% हम लोग अपने स्टाफ को दे देंगे और बाकी का जो मरीजों की सुविधा के लिए और उसका उपयोग करते हैं। इनक्वास का राउंड भारत सरकार द्वारा एक सर्टिफिकेशन है सरकारी अस्पतालों के लिए, जिसके एसेसर दूसरे प्रांतों से आते हैं। सभी सफाई कर्मचारियों और वार्ड बॉय सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि सब लोगों की मेहनत से ये दिन देखने को मिला है कि हम लोग प्रदेश में संयुक्त चिकित्सालय के रूप में पहला स्थान हासिल किए हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एटा जिले में आचार संहिता उल्लंघन और महामारी एक्ट की धाराओं की अनदेखी के आरोप में बीते 24 घंटों में 7 प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी के एटा सदर प्रत्याशी जुगेंद्र सिंह यादव, भाजपा के सदर प्रत्याशी विपिन वर्मा डेविड, बसपा के सदर प्रत्याशी अजय यादव के अलावा अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी रामेश्वर सिंह यादव और बसपा प्रत्याशी जुनैद मियां, जलेसर के सपा प्रत्याशी रणजीत सुमन, भाजपा प्रत्याशी संजीव दिवाकर के साथ ही सभी प्रत्याशियों के हजारों समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इन सभी प्रत्याशियों ने बिना अनुमति के रोड शो किया। रोड शो में हजारों की संख्या में इन लोगों के समर्थक भी शामिल थे। इन लोगों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। फिरोजाबाद में रन फॉर वोट विशाल रैली का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। प्रदेश भर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जगह जगह पर इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं।
फिरोजाबाद गांधी पार्क से स्टेशन रोड पत्थरवाली गली होते हुए हजारों की संख्या में मतदाताओं ने रैली निकाली। इस रैली में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, एसएसपी आशीष तिवारी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं बस्ती में भी मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी एवं दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान के महानिदेशक एल वेंकटेश्वर लू ने जनपद वासियों से 100% मतदान करने के लिए अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदान से पवित्र दूसरा कोई कार्य नहीं है। प्रजातंत्र के इस महापर्व में सभी नागरिकों को आहुति डालनी होगी। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना भी शामिल है। ललितपुर जनपद में तीसरे चरण में 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए जिला निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जहां ग्रामीण इलाकों में बच्चों के माध्यम से मतदाता जागरूकता रैलियां निकालकर ग्रामीणों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक करने का काम किया जा रहा है, वहीं शहरी इलाकों में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के माध्यम से मानव श्रृंखला बनाकर वोटरों को जागरूक किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम महाविद्यालय स्तर पर लगभग पिछले 2 दिनों से चल रहे थे। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ये प्रयास किया गया है सभी महाविद्यालयों के एक जागरूकता रैली निकाल करके और शहर के अंदर एक मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। मतदान का जो प्रतिशत अभी तक रहा उसको बढ़ा करके 90% तक ले जाने का एक प्रयास है। हमारे विद्यार्थी लगभग विगत पिछले 10 दिनों से गांव-गांव में जा करके जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे थे। आज इसको शहर मुख्यालय के अंदर ला करके कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, जिसके लिए इस रैली का जो शुभारंभ था वो माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा हरी झंडी दिखा करके किया गया। पांचवें चरण में बहराइच के विधानसभा क्षेत्रों में पयागपुर क्षेत्र की जनता स्वयं डोर टू डोर कैंपेन करती देखी जा रही है। मीडिया ने पयागपुर विधानसभा क्षेत्र के पुरैना, विशेषरगंज और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया, जहां ग्रामीण जन स्वयं प्रचार करते दिखे। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि चुनाव में सपा और भाजपा के बीच ही मुख्य रूप से मुकाबला है। हुआ है, तमाम सड़कें इस विधानसभा क्षेत्र में नई थी, उस नई सड़कों को बनाया गया, खस्ता हाल था इस क्षेत्र का। और इन सब को देखते हुए पयागपुर विधानसभा की आम जनमानस स्वयं हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वयं चुनाव लड़ रही है। पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो विकास के नाम पर लोग मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल में विकास का कार्य किया है योगी जी के नेतृत्व में, वो आम जन में प्रसारित एवं प्रसारित है और उसी के नाते हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में भव्य रूप से बने गंगा द्वार को अब तैयार होने के बाद पर्यटकों और दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया है। अब श्रद्धालुगण मां गंगा के दर्शन कर बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक सीधे आ जा सकेंगे। इस द्वार के खुलने पर नमामि गंगे अभियान के वाराणसी के संयोजक राजेश शुक्ला ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ गंगा आरती करके खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता भी बहुत जरूरी है और इसके लिए सभी का सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी अद्भुत है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में भव्य रूप से बने गंगा द्वार की सुविधा शुरू होने से श्रद्धालु अब सुगमता से गंगा स्नान कर सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन और पूजन कर पाएंगे। मां गंगा को लोकहित में, जनहित में, अपनी जटाओं में धरकर, शीश में धरकर लोकहित में कल्याणार्थ पृथ्वी पर लेकर आए हैं। अतः हम आप सभी से यह अपील करते हैं, निवेदन करते हैं इस गंगा द्वार से कि हमें अपनी गंगा को निर्मलीकरण की ओर आगे बढ़ाते जाना है। जो लोग ऐप को डाउनलोड नहीं
करेंगे या ऐप के माध्यम से नहीं भी बताएंगे, उनको भी महाशिवरात्रि में हम लोग दर्शन के लिए ओपन रख रहे हैं। ये केवल अपना इंटरनल इंफॉर्मेशन के लिए है और ये हम लोगों ने इस बात को ऐप में डाल भी दिया है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के बाद अब धीरे धीरे स्कूल कॉलेज खुलने के साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित होने लगी हैं। सहारनपुर के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में महिला और पुरुष एक दिवसीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के अनेक जनपदों से लगभग 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों का कहना है कि वे खेल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। जूडो एसोसिएशन के सीईओ मुनव्वर अंजार ने बताया कि प्रथम विजेता खिलाड़ी का चयन आगामी सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता, जो कि आंध्र प्रदेश में आयोजित होगी, उसके लिए किया जाएगा। आज ये यहाँ सीनियर मेन विमेन की प्रदेश से जूडो प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जो आज एक दिन की ही प्रतियोगिता है, जिसमें पूरे प्रदेश की 22 टीमें यहाँ पर प्रतिभाग कर रही हैं। 200 के करीब खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं, महिला और पुरुष। और ख़ास बात यह है कि महिलाओं की संख्या 80% के करीब है इस बार, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ बराबर इस बार इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे अपने यूपी को, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और अपने देश का नाम रोशन करूं। आजकल ऐसा हो रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो जूडो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर सकूं, अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकूं, और अगर कोई मनचला मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार करता है तो मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। मैं प्रतिभा करने आई हूँ और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने आई हूँ, और मैं नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल को मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जो है अपने देश का नाम ऊंचा करूँ। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं स्पोर्ट्स कोटे से, टैलेंट कोटे से मैं आगे बढ़ूं, इंटरनेशनल लेवल तक जाऊं, मैं अपने गुरु और अपने साथियों का हौसला बढ़ाऊं मैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे बच्चे जो घर से मजबूत नहीं है, वो इस टैलेंट कोटे से आगे बढ़ पाए। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार कल हुआ समाप्त। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां गंतव्य स्थलों के लिए की जा रही हैं रवाना। प्रदेश के 16 जिलों में 20 फरवरी को होगा तीसरे चरण का मतदान। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए किए लुभावने वादे। विधानसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए प्रचार कार्य हुआ तेज। भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा के अलावा अन्य छोटे दलों के नेताओं ने भी लोगों के बीच जाकर किया प्रचार।